हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 54 को डिस्कस करेंगे। हमारा साइंस का चैप्टर है ग्रेविटेशन और आज इसमें हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऑन ऑब्जर्विंग दैट ए ripened apple always falls on earth, Newton deduced that earth attracts every object toward itself by a force। ये कहानी है कि न्यूटन एक बार एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और फिर थोड़ी देर बाद एक सेब ऊपर पेड़ से टूटकर नीचे की तरफ गिरा। तो फिर न्यूटन ने ये सोचा कि आखिर ये सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। और इस पर सोचने के बाद उन्होंने एक थ्योरी डिड्यूस की और एक लॉ डिड्यूस किया जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मून which revolves around the earth continuously experiences a similar centrifugal force by earth। मून जो कि अर्थ के अराउंड घूमता रहता है वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही अर्थ के साथ जुड़ा रहता है। मतलब मून पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसके कारण वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर केंद्र की तरफ जो एक बल लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बट दे नेवर कोलाइड। लेकिन देखिए यहाँ पर चित्र देखिए कि ये मून जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है लेकिन ये कभी आपस में कोलाइड नहीं करते, टकराते नहीं हैं। और ये चित्र देखिए, ये न्यूटन का चित्र है। ये पेड़ के नीचे बैठा है और ऊपर से ये सेब उसके ऊपर गिरा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और इस फैक्ट का अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद न्यूटन ने एक थ्योरी निकाली और उसने ये बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई चीज़ यहाँ रखी है और दूसरी चीज़ यहाँ रखी है, इनके बीच में भी एक पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। इसके आधार पर ये जो लॉ बना है वो क्या कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि धरती पर आप कहीं भी चले जाइए तो वो लॉ नहीं बदलेगा, इसीलिए उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ग्रेविटेशन का लॉ जो है हर जगह लागू होता है। धरती पर कहीं भी चले जाएं ये नियम लागू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं जो कि प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, यानी मास के गुणनफल के गुना करके जो मास आता है उसके ये प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है इनवर्सली प्रोपोर्शन और एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये हो गया जो निशान है, और इनवर्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसमें लिखा हुआ है कि दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो इसका मतलब हो गया कि मास का ये देखिए प्रोडक्ट है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के। और यहाँ पर बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए 1/d² लिखा गया। डायरेक्टली एक लाइन में लिखा गया है लेकिन इनडायरेक्टली इसलिए 1/, करके लिखा गया, यानी उल्टा। डायरेक्टली में क्या होता है कि अगर ये मास बढ़ेगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली में अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m एंड लेट d बी द डिस्टेंस। मतलब दो ये ऑब्जेक्ट हैं और एक का मास
जो है वो बड़ा m है, दूसरे का छोटा m है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब इसको मान करके हम इसके लॉ को इस जगह पर बिठाते हैं। एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स F, इन दोनों के बीच का जो बल है, फोर्स है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी उनके मास के प्रोडक्ट के गुने के बराबर होगा। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका इन्वर्सली है, इसलिए 1/d² करेंगे। अब दोनों को हम जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ये दोनों को एक साथ कर देंगे, ऊपर आ जाएगा ये, नीचे आ जाएगा ये, तो F जो है वो प्रोपोर्शनल टू m/d²। अब ये हमें ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाना है, तो हमने उसकी जगह पे एक कांस्टेंट g डाला है। अब ये हो गया F = g × m/d²। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आगे, हियर g इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, g का क्या है, तो ये कांस्टेंट है, एंड इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको याद रखना है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, और इसकी वैल्यू यहाँ ये लिखी है, इसको ध्यान रखेंगे। 6 × 6 73 × 10⁻⁻1 m² किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इसका कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, इसके बारे में देखेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ के साथ जो हम जुड़े हुए हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा, जैसे हम कोई भी चीज़, सिक्का है, उछालते हैं, नीचे की तरफ गिरता है ना, कोई भी चीज़ हम गिराते हैं वो नीचे की तरफ गिरता है, तो ये सारा ग्रेविटेशन से काम चलता है यहाँ पे। एस्ट्रोनॉट, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट जो हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो आपने देखा होगा हवा में तैरते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। लेकिन ये सारी जो एप्लीकेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ के चारों तरफ जो मून का रोटेशन होता है वो भी इसी से होता है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जो भी प्लैनेट का मोशन होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इसके अलावा द टाइड्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, जो लहरें आती हैं समुद्र में, ज्वार भाटा बोलते हैं उसको, है ना, इस तरह से, तो वो भी मून और सन के कारण होता है। दो तरह के होते हैं, ये मून से रिलेटेड होते हैं, एक सन से रिलेटेड होते हैं, तो दोनों भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, रिवर में पानी का बहना और रेनफॉल, ये सारा कुछ इसी से रिलेटेड होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हैं। यहाँ पर यही काम करता है, यही लॉ काम करता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी इसका आंसर हम एक साथ देखेंगे। सेकंड है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट योर व्यूज़। एंड 4 है, व्हाट डज जी डिनोट्स इन इक्वेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर चारों क्वेश्चन के आंसर हमने एक साथ ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में लिखा हुआ है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, तो इसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है। सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें ये जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं ये सारा ही आप लिखेंगे, ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। इफ़ देयर हैड बीन नो, उसमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो क्या होगा, तो इसलिए इसका आंसर है इफ़ देयर हैड बीन नो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट मीन नो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ प्लैनेट का कोई मोशन नहीं होगा। नो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड भी मून का कोई मोशन नहीं होगा।
ऑल्सो नो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो भेजा जाता है एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर भी उनका कोई मोशन नहीं होगा। एंड अकरेंस ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, ये सारे ही नहीं होंगे, हैड बीन नो देयर। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, जी क्या है इसके बारे में पूछा गया। हियर जी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।